हेलो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम यूपी टेट का हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें 30 सवाल होंगे। कितने? 30 सवाल। ये 31 से 60 तक की संख्या है और इसमें 30 सवाल हैं। चलिए, और इस चैनल पर हमने और भी वीडियो डाल रखी हैं, बाल विकास, सामाजिक, अंग्रेजी, गणित। जाके नीचे प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और वीडियो को देखिए। चलिए, तो देर ना करते हुए फटाफट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर पहला है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे एक वाक्य में क्या कहेंगे? ऑप्शन देख लीजिए। अनाक्रांत, अकिंचन, अनाहूत या अधिकृत। चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा अनाकृत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे कहेंगे अनाक्रांत। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? स्वप्न, निठुर, आस या क्षय। चलिए बताएं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए, ये तद्भव है और ये भी तद्भव है और ये भी तद्भव है। तत्सम कौन सा है? स्वप्न। स्वप्न अपने आप में क्या है? तत्सम शब्द। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव है? व्याकरण, स्त्री, गौतम या हाथी। तद्भव पूछा है, तो तद्भव बताएं। चलिए, तो इसमें ये क्या है? हाथी क्या है? तद्भव है। ये तत्सम है, ये तत्सम है और ये भी तत्सम है। तद्भव क्या है? हाथी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में मंदिरा और मदरा शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा? इस मदरा का क्या अर्थ है और इस मदरा का क्या अर्थ है? चलिए, मंदिरा और मदरा का अंतर पूछा है। चलिए बताएं। देखिए, इस मदरा का अर्थ है अश्वशाला। क्या है? अश्वशाला। और इस मदरा का अर्थ है शराब। क्या? शराब। तो इसका आंसर यही सही होगा। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। निश्चल में कौन सी संधि है? ऑप्शन देखें। अयादि संधि या विसर्ग संधि या वृद्धि संधि या गुण संधि। चलिए बताएं। तो निश्चल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि। ये ऐसे लिखा जाएगा, निधन चल। यही इसका संधि विच्छेद होगा निश्चल का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, उसने चाकू से फल काटे। इसमें कौन सा कारक होगा? ऑप्शन देख लीजिए। संप्रदान कारक या संबंध कारक या अपादान कारक या कर्ण कारक। चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा कर्ण कारक। उसने चाकू से फल काटे, इसमें कौन सा कारक है? कर्ण कारक। जहाँ किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाए अथवा किसी का साधन बनाया जाए उसे वहाँ क्या कहते हैं? उसे कर्ण कारक। चलिए, तो फल किससे काटे जा रहे हैं? चाकू से। ये चाकू से फल काटने का साधन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक थाली मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? चलिए, अग्रदास या हरिऔध या अमीर खुसरो या सूरदास। चलिए बताएं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? अमीर खुसरो। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला है, पढ़े लिखे पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत के खेल।
इसका अर्थ कौन सा होगा? शिक्षित होकर बेकार रहना, या फिर योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, या फिर विद्या का अपमान करना, या फिर फारसी पढ़े लोगों को प्राय तेल बेचना पड़ता है। चलिए बताएं इसका क्या अर्थ होगा। तो इसका आंसर होगा दूसरा, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? श्रेष्ठ, महान, भराकर्ष या अपकर्ष? चलिए बताएं। तो उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष। क्या होगा? अपकर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? अध्यादेश, अधिपति, अधिग्रहण या अधोमुख? चलिए बताएं। तो देखिए, इसमें भी अधि उपसर्ग लगा है, इसमें भी अधि उपसर्ग लगा है, इसमें भी अधि उपसर्ग लगा है, लेकिन इसका आंसर कौन सा होगा? ये, इसमें अधो है। क्या ये ऐसे लिखा जाएगा? ऐसे अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ, नहीं वाला पूछा है ये, इसका आंसर होगा चौथा सही। चलिए आगे चलते हैं। वनमानस में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्री या द्विगु? वनमानस में कौन सा समास होगा? चलिए बताएं। इसमें तत्पुरुष समास होगा। कौन सा? तत्पुरुष समास। द्विगु नहीं होगा क्योंकि द्विगु संख्यावाची में आता है। बहुब्री नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? ऑप्शन देख लें। रैली में लाखों लोग पहुँचे, थोड़ा दूध लाया हूँ, किताब के थोड़े पन्ने बाकी हैं, वह खम्मा गिर गया। सार्वनामिक विशेषण पूछा है। चलिए बताएं। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? तो इसका ऑप्शन होगा चौथा सही, वह ये सार्वनामिक विशेषण है। वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन देखें। या और रा ये अघोष हो सकते हैं? नहीं। वा और हा ये अघोष हो सकते हैं? नहीं। तीसरा देखें, डा और अणा ये अघोष हो सकते हैं? नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? चौथा सही होगा। शा और शा ये अघोष क्या है? अघोष व्यंजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से टकराती है? च या घ और शा, इनमें से कौन सा अक्षर बोलने में जिह्वा तालु से टकराती है? चलिए बताएं। तो इसका क्या होगा? घा। घा बोलने में जीभ हमारी तालु से टकराती है। सॉरी, नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं। तो यही हमारा सही होगा। घा बोलने में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, इन सभी में टकराती है। च, य और श। तो इसका आंसर होगा तीसरा सही। चलिए बताएं, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? नहीं पूछा है। चलिए बताएं। ऑप्शन देंगे। बच्चे फिल्म देख रहे हैं, रजत दूध पी रहा है, मनीषा ने कार खरीदी, मोर नाचता है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? चलिए बताएं। इसमें भी सकर्मक क्रिया है, इसमें भी सकर्मक क्रिया है और इसमें भी सकर्मक क्रिया है, लेकिन वाक्य में पूछा है नहीं। तो इसमें ये सॉरी, एक बार फिर से दोबारा से देख लें। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा सही, नहीं पूछा है, सकर्मक क्रिया नहीं है। तो इसमें ही हमारी सकर्मक क्रिया नहीं है, मोर नाचता है, यही हमारा वाक्य सही होगा। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला देंगे, किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है? अत्युत्तम, अंतर्यामी, अध्यापक या अभ्युदय? अति उपसर्ग पूछा है। क्या पूछा है? अति। चलिए बताएं। तो इसमें भी हमारा अति उपसर्ग नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हमारा ऑप्शन होगा पहला सही, इसमें अति उपसर्ग लगा है। चलिए देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा जी। अति प्लस उत्तम, यही हमारा, इसमें ही हमारा अति उपसर्ग लगा हुआ है। पहला ऑप्शन पहला सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? अल, मलिंद, मधुकर या भ्रम? चलिए बताएं। नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं। तो अल भी भ्रमर का पर्यायवाची है, मधुकर भी है और मलिंद भी है, और इसमें नहीं पूछा है, तो हमारा ऑप्शन होगा चौथा सही। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, भाषा किसका साधन है? वाचन का, लेखन का, भाव व्यक्तित्व का, उपरोक्त में से किसी का भी नहीं? चलिए बताएं। भाषा किसका साधन है? तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा सही, अपने भाव व्यक्तित्व करने का ही भाषा का साधन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध होता है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का या विवेकानंद का, रविंद्रनाथ टैगोर का या एनी बेसेंट का? चलिए बताएं। तो किसका कहना है? ये महात्मा गांधी का। मनुष्य के मानसिक के लिए माँ का दूध है, यह कथन महात्मा गांधी का है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वयस्क, वयस्क, वयस्क या वयस्क? चलिए बताएं। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ऑप्शन होगा हमारा तीसरा सही, वयस्क ऐसे लिखा जाता है, वयस्क। चलिए आगे चलते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? राजीव, कंदर्प, शक्र या बल्लभ? चलिए बताएं। राजीव का पर्यायवाची कौन सा है? तो राजीव का पर्यायवाची क्या होगा हमारा? शक्र। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। चलिए ऑप्शन होगा हमारा तीसरा सही। आगे देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि या व्यंजन संधि या दीर्घ संधि या विसर्ग संधि? चलिए बताएं। तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ये लिखा जाता है मन है प्लस हर मिला के क्या हो जाएगा? मनोहर। तो इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। मन है प्लस हर मिला के होगा मनोहर। चलिए आगे चलते हैं। विसर्ग संधि होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? निरंतर, जगदीश, दिग्गज या महीश? चलिए बताएं। विसर्ग संधि पूछा है। चलिए बताएं। तो विसर्ग संधि कौन सी है हमारी? निरंतर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। निरंतर कैसे लिखा जाएगा? चलिए संधि विच्छेद करके बता देते हैं। निह प्लस अंतर बराबर क्या हो गया? निरंतर। तो यही हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला है, अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, उपेंद्रनाथ अश्क या उदय शंकर भट्ट? चलिए बताएं। तो अंजो दीदी का रचनाकार कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, चंदायन किसकी कृति है? मुल्ला दाऊद की, जायसी की, कुतुबन की या शेख नबी की? चंदायन किसकी कृति है? चलिए बताएं। तो किसकी है ये? मुल्ला दाऊद की। इन्हें लोर कहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोर कहा। यह एक प्रेम कथा है। ये क्या है? चंद्रायन एक प्रेम कथा है। चलिए बताएं, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला है, झूठ सच किसका उपन्यास है? उपेंद्रनाथ अश्क का, नागार्जुन का, यशपाल का या राग्य राघव का? चलिए, झूठ सच, झूठा सच किसका उपन्यास है? तो ये किसका है? यशपाल का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास या मीराबाई? चलिए बताएं। तो इस पंक्ति की रचयिता कौन है? मीराबाई। कौन है? मीराबाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति भक्तिकालीन कवियत्री से ली गई है तथा श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई मीराबाई द्वारा रचित है। चलिए, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उपरोक्त पंक्ति की रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, हरिऔध या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र या फिर मैथिली शरण गुप्त? चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा सही, मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा है, सोठा है, बरवे है या चौपाई है? चलिए बताएं। राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? चलिए बताएं। तो ये कौन सा है? इसमें क्या है? दोहा। चलिए आगे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, अति मलिन वृषवान कुमारी अधोमुख रहित उरद उन्हें चितवत ज्यों हारे थे कथ ज्वारी छूटे चिंकुर वंदन कुमलाने ज्यों नीलनी हिम कर की मारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देख लीजिए, रूपक है या अनुप्रास है या उपमा है या उत्प्रेक्षा है? चलिए बताएं, कौन सा होगा इसमें? इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाएं। आशा करते हैं कि 2025 में आपका यूपी टेट आ जाए, यूपी टेट की भर्तियाँ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।